हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी साहित्य के एक और नई क्लास में। जो भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट यानी कि हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रखा है, तो आप सभी बच्चे आज के इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की, तो पहला यूनिट पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के मुताबिक और पहले यूनिट का आज ये छठा क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास प्रोवाइड किया है। आपने अगर क्लास नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को देख लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास देख लिए हैं, एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिएगा कि गुरुजी क्लास को हम लोगों ने देख लिया है। देखते हैं कितने बच्चों ने क्लास को किया है। फटाफट से आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए, क्योंकि देखो मैं जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं, जब आप पिछली क्लासेस नहीं देखेंगे तो आपको आगे की क्लास अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हर एक टॉपिक को मैं कंबाइंड करके बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि सारी टॉपिक जो है कोरिलेटिव रहे और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। चलिए फटाफट से जानते हैं कि आज के छठे क्लास में बच्चे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो ये छठा क्लास है, जहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि 5वीं क्लास में यानी कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी साहित्यों का काल विभाजन। बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, उन्होंने अपना मत रखा, अलग अलग प्रकार से काल विभाजन किया। अब जैसे कि बात करते हैं, देखिए मौलिक रूप से हिंदी साहित्यों का कितना, तो 4 काल विभाजन हुआ, जिसमें आदि काल हो गया आपका, है ना, आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, इसके बाद आपका रीति काल हो गया। क्या हो गया बच्चे? रीति काल हो गया। और फिर बात करते हैं तो आपका आधुनिक काल हो गया। अब ये तो काल विभाजन था, ठीक है, लेकिन इस काल विभाजन के भी अलग अलग अंग हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, और आज के इस क्लास में हम इन्हीं शाखाओं के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर नहीं किए हैं, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहे, आप अच्छे से तैयारी करते रहो। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स और इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग और भी बहुत सारी जानकारियां मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहता हूं, तो आप सभी से वाकिफ रहेंगे। अब आ जाइए टॉपिक पर बिना देरी किए हुए, और देखिए टॉपिक हमारा क्या है। तो बच्चे हम टॉपिक की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी आपको कई सारे काल के बारे में बताया, जैसे कि क्या बताया, आदि काल बताया, भक्ति काल बताया, रीति काल बताया, इसके बाद आधुनिक काल बताया। इसी क्रम में देखिए ये सारे के सारे जो काल हैं, इन सभी काल का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। जैसे देखो, जैसे हम बात करते हैं, आप हैं, ठीक है, आपके कोई साथी हैं और भी कई सारे साथी हैं। जिस प्रकार से आप देखते हो कि अलग अलग लोग के अलग अलग महत्व होते हैं, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती है, उसकी एक अलग अलग खासियत होती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पर जो अलग अलग काल विभाजन किए गए हैं, उन सभी काल विभाजनों का क्या है, तो अलग अलग महत्व है और उसके अलग अलग शाखाएं हैं, उसमें अलग अलग काव्य धाराओं की रचना की गई है, उसकी अलग अलग काव्य धाराएं हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल और उससे संबंधित शाखाओं के बारे में, तो मौलिक रूप से हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में विभाजित किया गया है, और जिसमें पहला क्या है आपका आदि काल है, दूसरा क्या है आपका भक्ति काल है, तीसरा क्या है रीति काल है, और चौथा क्या है बच्चे, तो आधुनिक काल है। अब देखिए सबसे पहले नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका आदि काल। आदि काल की बात करते हैं तो यह हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल माना जाता है, यानी कि सबसे पहला काल माना जाता है। इस काल का वैसे तो कोई भी शाखा नहीं है, लेकिन जब आते हैं हम दूसरे कालखंडों पर, तो दूसरा कालखंड है भक्ति काल। अब देखिए भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला जो है आपका वह है निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा जो है आपका वह है सगुण भक्ति धारा। अब निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है, सगुण भक्ति धारा क्या होता है, तो जब आपको दूसरा यूनिट पढ़ाया जाएगा जिसमें आप भक्ति काल के बारे में पढ़ोगे बच्चे, वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी कि निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है, सगुण भक्ति धारा क्या होता है। फिलहाल जानते हैं निर्गुण भक्ति धारा के बारे में। तो देखिए निर्गुण भक्ति धारा में कई सारे कवि हुए,
अब उन कवियों में बात करते हैं तो जैसे कि कबीरदास, क्या बात करते हैं भाई साहब, कबीरदास के बारे में बात करते हैं। कबीरदास कैसे कवि थे? कबीरदास जो भी अपनी वाणी व्यक्त करते थे उन वाणियों में केवल ज्ञान ही ज्ञान होता था, चाहे वो दुनियादारी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आसपास की वस्तुओं से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कुछ श्लोकों के माध्यम से बताएं तो जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं भगवान के बारे में, क्या कहते हैं, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, है ना। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि यहाँ से लोगों को ज्ञान देने का ये प्रयास कर रहे हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से जैसे ईश्वर कहते हैं कि भाई तुम हमको मंदिर मस्जिद में जाके कहाँ ढूंढ रहे हो, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। और तो इस प्रकार से कबीरदास क्या करते थे, तो लोगों के बीच ज्ञान बांटा करते थे। इसीलिए प्यारे बच्चे जो है कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान आश्रयी कवि के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और भी कवि हुए, जैसे कि जायसी, मल्लिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो थे यह प्रेम के कवि थे। इन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में जो भी रचनाएं की है, सारी की सारी रचनाएं जो है कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में है इनका, समझ गए। तो इस प्रकार से हम मल्लिक मोहम्मद जायसी को क्या कह सकते हैं, तो प्रेम आश्रयी कवि कह सकते हैं, जो कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। इसके बाद आते हैं हम लोग सगुण भक्ति धारा पर। तो सगुण भक्ति धारा में भी कई सारे कवि हुए, जैसे कि बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने जो भी रचना की है उन्होंने कृष्ण के भक्ति में ही की है, कृष्ण के भक्ति को ही बखान किया है। इसके बाद बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी रामायण के रचयिता है ना। संस्कृत में रामायण किसने संस्कृत में जो है रामायण किसने लिखा, तो वाल्मीकि जी ने। उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो आप कहोगे सर तुलसीदास ने किया था। तो तुलसीदास जी जो हैं, तुलसीदास जी राम जी के भक्त, रामायण में राम का वर्णन है तो राम जी के भक्त थे। इसीलिए कह सकते हैं कि राम भक्ति शाखा का जो कवि था कौन था, तुलसीदास था। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे कवि हुए जो कि सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और भक्ति काल से आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि और सगुण भक्ति धारा के कवि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे आते हैं। आगे जो है आपका रीतिकाल। रीतिकाल जो था बच्चे, यह 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन सा कालखंड था, तो पहला था रीतिबद्ध काव्य, इसके बाद था रीति मुक्त काव्य और फिर था रीति सिद्ध काव्य। ये 3 काव्यों में रीतिकाल को बांटकर क्या किया गया है, तो वर्णित किया गया है। अब इन सभी चीजों को जब तीसरा यूनिट पढ़ेंगे जहां पर आपको रीतिकाल के बारे में पढ़ना होगा और रीतिकाल में आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी कि रीतिबद्ध काव्य क्या है, इसमें कौन कौन से कवि थे, रीति मुक्त काव्य क्या है, इसके कौन कौन से कवि थे, इसके बाद रीति शुद्ध काव्य क्या है और इसके कौन कौन से कवि थे। आगे आ जाते हैं आधुनिक काल पर, जो कि सबसे आखिरी काल था और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा काल है। आधुनिक काल की बात करते हैं बच्चे, तो आधुनिक काल को मौलिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको भारतीय हिंदी साहित्य का जो है आधुनिक काल पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला जो खंड है वह माना जाता है भारतेंदु युग। क्या माना जाता है बच्चे, भारतेंदु युग माना जाता है। दूसरा जो है दू माने की द्विवेदी, दू माने की द्विवेदी अर्थात द्विवेदी युग। और फिर बात करते हैं तीसरा जो है वह छायावादी युग है और चौथा युग जो है आधुनिक युग का वह है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को भी बांटा गया है 2 भागों में। कौन कौन से भाग, तो पहला प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग और दूसरा जो है नई कविता और नवलेखन का युग। इस प्रकार से बच्चे हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है उसकी कुछ शाखाएं आपके सामने निकल कर आता है। अब वारी वारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। आदि काल को जानेंगे पहले, फिर भक्ति काल को जानेंगे, रीति काल को जानेंगे, आधुनिक काल तो आपको आगे पढ़ना है। अभी देखिए जो आपका फर्स्ट नंबर यूनिट है बच्चे, फर्स्ट नंबर यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आदिकाल के बारे में पढ़ना है। तो आइए एक छोटी सी जानकारी आदिकाल के बारे में जानते हैं। तो आदिकालीन साहित्यों पर जब चर्चा करते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा, आदिकालीन साहित्य जो है, आदिकाल जो है यह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक आरंभिक काल माना जाता है। क्या माना जाता है, आरंभिक काल। समझ में आ रही है बात,
आगे बात करते हैं हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में। तो देखिए, इसका जो नामकरण करने का सबसे पहला श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है यह सबसे पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था, और काल विभाजन करते हुए इन्होंने प्रत्येक कालों का नामकरण किया था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आदिकालीन हिंदी साहित्य जो है, इसके विभिन्न कालों का जो नामकरण किया गया, उसके नामकरण का सबसे श्रेय किसको जाता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। आगे आते हैं बच्चे। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण पर जो है काफ़ी सारी विवादास्पद जो है बातें हैं, काफ़ी सारी जो है ऐसी बातें सामने निकल कर आती है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने इस आदिकालीन काल को जो है कई सारे नामों से संबोधित किया है। अब वो नाम कौन कौन सा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि बात करते हैं इस आदिकाल के बारे में, तो आदिकाल को बच्चे चारण काल जो है, चारण काल भी कहा गया है, जो कि किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो है आदिकाल को क्या कहा गया? तो चारण काल कहा गया। ये सब याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे पूछे कि बताइए आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आप कहोगे सर डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। उसी प्रकार से देखो, आदिकाल को आरंभिक काल भी कहा गया, और आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाले कौन थे? तो वह थे मिस्र बंधु। कौन थे भाई? मिस्र बंधु। इन्होंने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में आदिकाल को जो है आरंभिक काल से संबोधित किया है। इसके बाद बात करते हैं, आदिकाल को वीर गाथा का काल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि देखो आदिकाल की जो रचनाएं थी इसमें ज़्यादातर जो है राजा महाराजाओं परियों के बारे में जो है क्या किया जाता था, उसकी वीर गाथाओं को दर्शाने का प्रयास किया जाता था। इसीलिए इस काल को जो है वीर गाथा का काल भी कहा गया है। और यह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा का काल कहा है। आगे आते हैं, तो इसी काल को सिद्ध सामंत युग भी कहा गया है, जो कि राहुल संकृत्यायन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? राहुल संकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से जाना गया। फिर बीज वपन काल की बात करते हैं। देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल भी कहा गया है, और वह किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। फिर बात करते हैं, आदिकाल को वीर काल भी कहा गया है। पहले कहा वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और वीर काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। फिर बात करते हैं, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा भाई? आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा। इसके बाद चारण काल या संधि काल के नाम से किसने संबोधित किया था आदिकाल को? तो आप कहोगे सर राम कुमार वर्मा ने। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, यहाँ पर कई सारे ऐसे तर्क निकल कर आते हैं जिसके लेकर जो है काफ़ी सारी ऐसी विवादास्पद बातें हैं। और यहाँ पर आदिकाल के संबंध में जो जानकारी आपको मैंने बताया है, इससे सीधा सीधा सिद्ध होता है कि इसके नामकरण को लेकर काफ़ी सारे जो हैं विवाद रहे हैं। तो आइए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, यहाँ पर जो कल की जो क्लास होगी आपका, उसमें हम लोग आदिकालीन का जो आदिकालीन साहित्य है, उन साहित्यों का जो यहाँ पर नामकरण किया गया है अलग अलग प्रकार से, इसके क्या रीजन रहे हैं, उसके रीजन को काफ़ी डिटेल में जानेंगे। कि बताइए आदिकाल को जो है चारण काल क्यों कहा गया, आदिकाल को जो है वीर गाथा का काल क्यों कहा गया, इसे सामंत सिद्ध काल क्यों कहा गया, ठीक है, इस प्रकार से वीर काल क्यों कहा गया। इन सभी के रीजन्स को जानेंगे, कारण को जानेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्यों ऐसा विवाद उत्पन्न रहा है आदिकाल के नामकरण को लेकर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है प्यारे बच्चे, तो एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिएगा कि सर समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया है तो बस छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और प्यारे बच्चे जो हैं अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके और हमें भी आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मिल जाए। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।